एंग्स मॉड्यूलस इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। मैं हूं डॉक्टर विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल VSK Easy Physics। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी विच इज कॉज्ड बाय। किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलास्टिसिटी ये जो भी प्रॉपर्टी है वो किसके वजह से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्सेस, सेकंड ऑप्शन इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस, थर्ड ऑप्शन इज न्यूक्लियर फोर्सेस एंड लास्ट ऑप्शन इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही किसी भी सब्सटेंस में इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी दिखती है। अब ये कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स, तो उन दो मॉलिक्यूल में का डिस्टेंस जो भी होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इट इज फिक्स वन। लेट अस इमेजिन दैट इन दिस केस इट्स वैल्यू इज A0। यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में का डिस्टेंस जो भी होता है इट इज अ फिक्स वन। दिस इज कॉल्ड एज एन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस पे इन दो मॉलिक्यूल का जो भी सिस्टम बन रहा है यहाँ पे, उस सिस्टम का एनर्जी ये मिनिमम होता है। ओके, अब इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को अगर आप डिस्टर्ब करते हो बाय अप्लाइंग सम डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के पास में लाते हो, यानी इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आप अगर कम करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। वहाँ पे इन दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट होगा और उस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो दो मॉलिक्यूल उसी स्टेट में आना चाहेंगे जैसे वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेट में थे। अगर इस मॉलिक्यूल को मैं दूर लेके जाता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल, तो उस केस में भी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, सो दैट यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करके, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके दो मॉलिक्यूल में का डिस्टेंस अगर कम कर रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर डिस्टेंस कम करते हो तो फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट होगा। वो फोर्स ऑफ रिपल्शन उन दोनों मॉलिक्यूल को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना चाहेगा। अगर आप दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करना चाहते हो, एक में से दूर लेके जाने चाहते हो, तो उस वक्त उन दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से फिर से दो मॉलिक्यूल उसी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे आना चाहेंगे। तो ये जो भी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रॉपर्टी की वजह से उस सब्सटेंस में इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी दिखता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not dimensionless? The first option is Poisson's ratio, second option is shearing strain, third option is a longitudinal strain, and fourth option is a volume stress. Okay, so इनमें से किस क्वांटिटी को डायमेंशंस नहीं है? Which of the following is not dimensionless? Okay, so यहाँ पे अगर आप देखते हो डायमेंशन लेस चाहिए हमें, किसको डायमेंशंस है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ रहा है पॉइसन्स रेशियो। सो व्हाट इज द पॉइसन्स रेशियो? इट इज नथिंग बट द पॉइसन्स रेशियो इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंशन स्ट्रेन। जब भी हम किसी वायर को इलोंगेट करते हैं, उस वक्त उस वायर का लेंथ तो बढ़ रहा है लेकिन उसका डायमीटर जो भी है कम हो रहा है। तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, इट इज कॉल्ड एज एन ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इट इज कॉल्ड एज एन लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंशन स्ट्रेन। अब यहाँ पे पॉइसन्स रेशियो जो भी है, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन। जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। Okay, strain is nothing but the change in dimension upon original dimension. It is a unitless quantity. So therefore
unitless quantity upon unitless quantity, this is a unitless quantity. So पॉइसन रेशियो जो भी है ये unitless quantity है, अगर उसको यूनिट नहीं है तो उसके डायमेंशन भी यहाँ पे नहीं होंगे. ओके तो इसको डायमेंशंस नहीं है. शेयरिंग स्ट्रेन है, इसको भी डायमेंशन नहीं होंगे. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इट आल्सो डोंट हैव द डायमेंशंस. लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस की बात हो रही है, वॉल्यूम स्ट्रेस. तो यहाँ पे जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी के ऊपर, द फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेस. तो जो भी फोर्स हम इस बॉडी के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इट इज कॉल्ड एज एन स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस. तो यहाँ पे इसका यूनिट जो भी होगा इट इज अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको डायमेंशंस होंगे. देयरफॉर दिस क्वांटिटी इज नॉट डायमेंशन लेस. ओके सो इट हैव सम डायमेंशन. Next question. The increase in length is L of a wire of length L by the longitudinal stress. Okay. So यहाँ पे एक वायर दिया गया, उस वायर का इनिशियल लेंथ है कैपिटल L लाइक दिस वन. तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका इनिशियल लेंथ है. जब हमने कुछ भी उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं किया उस वक्त उसका लेंथ दिया है विच इज इक्वल टू L. ओके अब यहाँ पे जब हम इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे इन दिस डायरेक्शन, तो इस वायर में एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके कुछ फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, उस स्ट्रेस को हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे. अब उस स्ट्रेस के कारण क्या हो रहा है, उसका लेंथ और बढ़ रहा है लाइक दिस वन. तो पहले जो भी लेंथ था उससे अब इतना लेंथ उसका बढ़ चुका है. अब ये जो भी लेंथ है, जो इंक्रीज लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल. सो दिस इज नथिंग बट द इलॉन्गेशन. यहाँ से लेके इनिशियल लेंथ था, जब हमने फोर्स अप्लाई किया उसका पूरा लेंथ यहाँ तक आ गया. ओके तो कितने से वो उसका लेंथ बढ़ा है, स्मॉल एल से. स्मॉल एल इज कॉल्ड एज एन इंक्रीज इन लेंथ. ओके इंक्रीज इन लेंथ और इट इज कॉल्ड एज एन इलॉन्गेशन. और उस वायर का इनिशियल लेंथ स्ट्रेस प्रोड्यूस करने से पहले, फोर्स अप्लाई करने से पहले जो भी था इट इज इक्वल्स टू कैपिटल एल. दिस इज द इनिशियल लेंथ. ओके तो इसकी वजह से इसमें जो भी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इट इज रिप्रेजेंट बाय एल अपॉन कैपिटल एल. दिस इज द चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. दिस वन इट इज नथिंग बट द स्ट्रेन. ओके अब हमें क्या पूछा है यहाँ पे देखिए, देन द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू. हमें यहाँ पे स्ट्रेस फाइंड आउट करना है. स्ट्रेस किसको प्रोपोर्शनल होगा, क्वेश्चन मार्क. ओके जैसे कि हमें पता है ये जो भी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें वायर में जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है इट इज अ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, और जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है इट इज अ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, so y is equals to longitudinal stress to longitudinal strain. Longitudinal stress to longitudinal strain. Okay. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है कि then the stress is proportional to. Stress किसको proportional रहेगा? So we can represent here longitudinal stress it is equals to y into longitudinal strain. ओके अब यंग्स मॉडुलस जो भी है उस मटेरियल का वो तो कांस्टेंट रहेगा. ओके तो यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. अब व्हाट इज द स्ट्रेन? स्ट्रेन हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, इट इज नथिंग बट द स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल. देयरफॉर स्ट्रेस it is proportional to small l upon capital L. So this is a correct answer. Option B is correct one. Next question.
The dimensions of 4 wires of the same material are given below. In which wire the increase in length will be maximum when the same tension is applied. Okay, so यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग इन लेंथ फाइंड आउट करना है. 4 वायर्स दिए अलग अलग डायमेंशन के. तो फर्स्ट वायर हैविंग द लेंथ 100 सेंटीमीटर, फर्स्ट वायर का लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर जो भी है 1 मिलीमीटर है. सेकंड वायर का डायमेंशन यहाँ पे दिया है, इस लेंथ इज 200 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2 मिलीमीटर. थर्ड वायर हैविंग द डायमेंशन 300 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर की वैल्यू है 3 मिलीमीटर. फोर्थ वायर जो भी है उसका डायमीटर है लेंथ है 50 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर. ओके, तो यहाँ पे जैसे हमें पता है कि यंग्स मॉड्यूलस इट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. व्हाट इज द स्ट्रेस? इट इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन व्हाट इज द स्ट्रेन? स्ट्रेन इज नथिंग बट द चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. अब जब इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करेंगे, ओके, सो दिस इज द कैपिटल एल, यहाँ पे F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल l इंटू A. सो y इज इक्वल्स टू दैट इज द यंग्स मॉड्यूलस विच इज इक्वल्स टू F L अपॉन स्मॉल l. अब जो भी वायर्स है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये सर्कुलर होगा, तो उसका एरिया जो भी है इट इज नथिंग बट द वी कैन रिप्लेस हियर a by pi r square. ओके, pi r square. और डायमीटर के फॉर्म में अगर लिखना है हमें, सो दिस कैन बी रिटन एज वी नो दैट डायमीटर इट इज इक्वल्स टू 2r, therefore r is equals to d by 2. r is equals to d by 2. d by 2. तो यहाँ पे f l अपॉन l पाई d बाई 2 स्क्वायर लेंगे तो d स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा. तो फाइनल जो भी फॉर्मूला हमें मिला यहाँ पे दैट फॉर्मूला इज लाइक दिस वन. सो y इज इक्वल्स टू 4f(l) अपॉन स्मॉल l पाई d स्क्वायर. ओके, तो ये L क्या है? elongation है, D इज अ डायमीटर, F इज अ अप्लाइड फोर्स जिसको हम टेंशन कहेंगे, दिस L इज अ इनिशियल लेंथ. ओके, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को थोड़ा हम रीअरेंज करते हैं. L इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर? L इज इक्वल्स टू 4f(l) अपॉन y पाई d स्क्वायर लाइक दिस वन. सो L दैट इज द elongation, इट इज इक्वल्स टू 4f(l) अपॉन y पाई इंटू डी स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे देखिए द डायमेंशंस ऑफ 4 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल. यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है सेम मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है. अगर चारों वायर्स एक ही मटेरियल से बने हैं तो उनका यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू सभी के लिए सेम होगा. ओके, तो यंग्स मॉड्यूलस सभी इसके लिए कैसा होगा? यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्योंकि वो सेम मटेरियल से बना है. द डायमेंशंस ऑफ 4 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल आर गिवन बिलो, इन विच वायर द इंक्रीज इन लेंथ विल बी मैक्सिमम व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड. यानी सभी में हम फोर्स की वैल्यू सेम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे F इज आल्सो कांस्टेंट क्योंकि सभी इसमें हम जो भी टेंशन अप्लाई कर रहे हैं वो सेम है. टेंशन मीन्स फोर्स, उसको जब खींच रहे हैं हम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से हम उनको खींच रहे हैं. ओके, सो जो भी इलांगेशन होगा, अब दिस इलांगेशन इट इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए F4 कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है, Y कांस्टेंट है, पाई इज आल्सो कांस्टेंट. सो दिस इज द L अपॉन D स्क्वायर. सो इलांगेशन जो भी होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी उस वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना उसका इलांगेशन ज़्यादा होगा, जितना उसका डायमीटर ज़्यादा होगा उतना उसका इलांगेशन कम होगा, बिकॉज L इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D स्क्वायर. अब इनमें से
अलग अलग इसके लिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। जब हम ये फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो L/d² ये जो भी रेशियो किसके लिए ज़्यादा होगा, तो आंसर है डी ऑप्शन के लिए L/d² की वैल्यू ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस 3। व्हाट इज L? दिस इज द इट इज़ अ लेंथ। व्हाट इज अ D? इट्स अ डायमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्स लॉ डिफाइंस। ओके, हुक्स लॉ किसको डिफाइन कर रहा है? व्हाट इज हुक्स लॉ? वी नो दैट इट इज नथिंग बट द स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। जितना ज़्यादा स्ट्रेस उस ऑब्जेक्ट में डेवलप हो रहा है उतना ही स्ट्रेस डेवलप होगा। तो उन दोनों का रेशियो जो भी है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दिस इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Okay, so modulus of elasticity we represent it is equals to E, which is equals to stress upon strain. Okay, तो यहाँ पे तीन टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज होते हैं। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन विच इज कॉल्ड एज एन एंग्स मॉडुलस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन विच इज कॉल्ड एज एन बल्क मॉडुलस, शेयरिंग स्ट्रेस shear stress upon shear strain is called as a modulus of rigidity. अब यहाँ पे तीन जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज है, एंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज है। ओके, तो हुक्स लॉ किसको डिफाइन कर रहा है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। तो सी ऑप्शन इन दिस केस इट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Young's modulus of a wire of length L and radius small r is y Newton per meter square. If the length and radius are reduced to L/2 and R/2, then its Young's modulus will be. ओके, सो जो भी इनिशियली वायर दिया है उस वायर का लेंथ है कैपिटल L, उसका रेडियस है स्मॉल r, तब उसका Young's मॉडुलस कितना है? y. ओके, अब यहाँ पे देखिए, इफ द लेंथ एंड रेडियस आर रेडियस टू L/2 एंड R/2, लेंथ को आधा कर दिया और उसका रेडियस भी आधा कर दिया, तो उस वक्त उस वायर का Young's मॉडुलस कितना होगा? द फर्स्ट ऑप्शन इज y/2, सेकंड ऑप्शन इज y, थर्ड ऑप्शन इज ट्वाइस y एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4y। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि Young's मॉडुलस जो भी होता है इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल, उस मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड होता है। आप मटेरियल का डायमेंशन कुछ भी लीजिए, उसका रेडियस कितना भी चेंज कीजिए, उसका लेंथ कितना भी चेंज कीजिए, लेकिन अगर मटेरियल वही है तो उसका Young's मॉडुलस वही होगा, Young's मॉडुलस चेंज नहीं होगा। ओके, अगर मैं एक वायर कंसिडर कर रहा हूँ जिसका लेंथ है L और जिसका रेडियस है R, और दूसरा एक मटेरियल कंसिडर कर दूसरा एक वायर कंसिडर कर रहा हूँ जिसका रेडियस जो भी है इट्स अगेन लेस एंड लेंथ इज आल्सो लेस, तो एज कम्पेयर टू दिस वन इसका लेंथ आधा है। लेकिन अगर दोनों वायर्स अगर एक ही मटेरियल से बने हैं तो डेफिनेटली दोनों के लिए Young's मॉडुलस की वैल्यू सेम होगा। आप कितना भी वायर का लेंथ चेंज कीजिए, आप कितना भी रेडियस उसका चेंज कर दीजिए, Young's मॉडुलस इज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ दैट वायर, इट्स डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ दैट वायर। सो इन दिस केस y इज अ करेक्ट एक्शन, सॉरी करेक्ट आंसर। जितना Young's मॉडुलस पहले था उतना ही Young's मॉडुलस अब भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ by 0.5 millimeter in a steel wire of length 2 meter and area of cross section 2 millimeter square, the force required is, again in bracket it is given Young's modulus for steel is equals to 2.2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये उसकी वैल्यू दिया है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। Young's मॉडुलस इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 2.2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
उसके बाद दिया है ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ बाय, लेंथ कितने से इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर से, मीन्स इट्स अ एलोंगेशन। सो एलोंगेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, इट्स वैल्यू इज गिवन 0.5 मिलीमीटर में है तो उसको मैं मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इट इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। ओके जब हम इसको फॉर्मूले में यूज़ करने वाले तो हमें ये ऐसा यूनिट में चाहिए, तो मिलीमीटर का कन्वर्ट किया हमने मीटर में। इन अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, उसका लेंथ दिया है वो ऑलरेडी मीटर में है तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो L इज इक्वल्स टू 2 मीटर। ओके और एक चीज़ यहाँ पे दिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर स्क्वायर। So area of cross section it is represented by A, which is equals to 2 mm square, 2 millimeter square, mm square. So it is equals to, अब इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। So ये कितना होगा 2 into 10⁻⁹ मीटर। ओके सो यहाँ पे 10⁻⁶ मीटर होना चाहिए। ओके सो 2 into 10⁻⁶ मीटर, क्योंकि स्क्वायर है। 10⁻³ का स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁶। ओके तो ये होगा एरिया, ये होगा इनिशियल लेंथ, दिस इज द एलोंगेशन, दिस इज द यंग्स मॉडुलस। हमें क्या फाइंड आउट करना है फोर्स रिक्वायर्ड। एज वी नो दैट फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होगा F अपॉन A अपॉन स्ट्रेन L अपॉन कैपिटल L। इसको अगर हम रीअरेंज कर लेते हो तो F कैपिटल L अपॉन स्मॉल l इंटू A। हमें फाइंड आउट करना है फोर्स, सो देयरफॉर F इज इक्वल्स टू, फोर्स की वैल्यू कितना होना चाहिए तो F इज इक्वल्स टू y स्मॉल l y इंटू स्मॉल l इंटू A। F इज इक्वल्स टू y l A अपॉन कैपिटल L अपॉन कैपिटल L। ओके तो अब आप सॉल्व कर सकते हो। F इज इक्वल्स टू y की वैल्यू कितना है, इट्स गिवन, इट्स अ 2.2 इंटू 10⁻11, 2.2 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय L की वैल्यू कितना है स्मॉल l की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू A की वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन कैपिटल L की वैल्यू है 2। ओके सो दिस 2 गेट कैंसल हियर, दिस 2 गेट कैंसल, विच इज इक्वल्स टू, अब 0.5 मीन्स 1/2 होगा, 2.2 अपॉन 1/2 इट इज इक्वल्स टू 2.2 अपॉन 2, ये कितना होगा 1.1। सो ये होगा 1.1, इन दोनों को हमने यूज़ कर लिया। ओके अब 10⁻11 है, 10⁻³ है, 10⁻⁶ है। 11 - 3 ये होगा -8 सॉरी +8 +8 -6 ये होगा +2, तो 1.1 इंटू 10⁻+2 सॉरी ये होगा +2 न्यूटन। दिस इज द फोर्स। सो इतना फोर्स की जरूरत हमें यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली सभी वैल्यूज दिए थे हमने उनको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू थी उसके टर्म में हमने उस फॉर्मूले को रीअरेंज किया, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और फाइंड आउट किया। तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 wires of equal lengths are made of the same material. Okay, तो same material means Young's modulus same. Wire A has a diameter that is twice as that of the wire B. Okay, so wire A का diameter 2 times है as that of the wire B. If identical weights are suspended from the ends of this wire, यहाँ पे आइडेंटिकल वेट्स है, हम फोर्स जो भी अप्लाई करें हम वो सेम रहेगा। द इंक्रीजिंग इन लेंथ इज, ओके सो पूरे प्रॉब्लम में मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए, दोनों
का मटेरियल सेम है, उसके बाद यहाँ पे सेम वेट हम अटैच कर रहे हैं, यानी इस केस में एफ की वैल्यू कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एफ की वैल्यू कांस्टेंट, एंग्स मॉडुलस भी कांस्टेंट होना चाहिए। ये दोनों यहाँ पे कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं इंक्रीजिंग इन लेंथ वाला। तो उसके पहले एंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। एंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला कौन सा है, y इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल अपॉन स्मॉल एल इंटू ए। ये फॉर्मूला हमें पता है। अब L is equals to what? So therefore this formula represent L is equals to F L Y into A। इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। So L is equals to F into L upon Y into pi r square। This is nothing but the radius। इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये डायमीटर के टर्म में दिया है तो डायमीटर के टर्म में, सो इंस्टेंट ऑफ आर वी कैन सब्स्टिट्यूट डी बाई टू। डी इज अ डायमीटर, आर इज अ रेडियस। तो यहाँ पे क्या होगा, 4f(l) अपॉन y पाई डी स्क्वायर। ओके, इंस्टेंट ऑफ आर, नाउ डी बाई टू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डी स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर 4 आएगा, वो ऊपर आ गया, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूले को हमें अब यूज करना है। टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ कैसा है, इक्वल है, तो यहाँ पे L अगेन कांस्टेंट, L भी कांस्टेंट रहेगा। ओके, L कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है, Y कांस्टेंट है। ओके, सेम मटेरियल, अ वायर A हैज अ डायमीटर that is twice of that of the wire B. If identical weights are suspended from the end of this wire, the increasing length is। तो अब ये जो भी फॉर्मूला है, अगर F कांस्टेंट है, इनिशियल लेंथ कांस्टेंट है, एंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, ये सभी अगर कांस्टेंट है, 4 और पाई ये तो कांस्टेंट है, दिस L इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, तो ये जनरल फॉर्मूला होगा, जो भी इंक्रीजिंग इन लेंथ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन डी स्क्वायर, वेयर डी इज अ डायमीटर। अब जिस वायर का डायमीटर ज़्यादा होगा उसका इलॉन्गेशन कम होगा, ऑब्वियसली है। तो अब यहाँ पे मान के चलिए कि फर्स्ट वायर का इलॉन्गेशन हो रहा है L सफिक्स A, उस वक्त उसका रेडियस डायमीटर था D सफिक्स A। सेकेंड वायर का इलॉन्गेशन हो रहा है L सफिक्स B, उस वक्त उसका डायमीटर था D सफिक्स B। ओके, अब इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सो L B अपॉन L A, इलॉन्गेशन ऑफ वायर B अपॉन इलॉन्गेशन ऑफ वायर A इज इक्वल्स टू D A स्क्वायर अपॉन D B स्क्वायर। ओके, सो diameter of the A wire is 2 times that of the diameter of the second wire। तो इसके हिसाब से यहाँ पे DA अपॉन DB होल स्क्वायर हो जाएगा, DA अपॉन DB होल स्क्वायर होगा। ओके, लेकिन इन दोनों का रेशो पता है हमें, सो 2D अपॉन, सो डबल है इसका रेडियस एज कम्पेयर टू दिस वन, सो इन दोनों का रेशो कितना होगा, 2 होगा। अगर ये रेशो 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। सो L B अपॉन L A इट इज इक्वल्स टू 4। ये समझ में आ गया कैसे, देखिए दिस इज द डायमीटर ऑफ द A वायर, दिस वन इज द डायमीटर ऑफ द B वायर। सो यहाँ पे दिया है द वायर A हैज अ डायमीटर दैट इज ट्वाइस एज दैट ऑफ द B, एंड B से B के कंपैरिजन में A का डायमीटर 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2D अपॉन D लेंगे, D गेट कैंसिल, इट बिकम अ 2 का स्क्वायर यानी 4। सो LB अपॉन LA इज इक्वल्स टू 4, सो LB इट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ LA। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं LA इट इज इक्वल्स टू LB अपॉन 4। अब इसका मीनिंग क्या है वो देख लीजिएगा, 1/4 फॉर वायर A एज फॉर द B, यानी
वायर बी का जो भी इलोंगेशन है उसका 1/4 ये इलोंगेशन रहेगा वायर ए का। द ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire A is loaded by 6 kg at its one end. The increase in length is 12 millimeter. If the radius of the wire is double and all other magnitudes are unchanged, then increase in length will be. अब इसके पहले जो भी फॉर्मूला हमने देखा था, जो भी मेथड हमने यूज़ किया था, सेम टू सेम यहाँ पे हमें करना है। ओके तो यहाँ पे मैं जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूँ। इसके पहले जो भी आया था उसमें दो वायर्स हमने लिए थे ए और बी। आपको याद होगा कि ए का रेडियस ये डबल था एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द बी, तब जाके ये फॉर्मूला कैसे आया था। सो एल बी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एल ए। लेकिन इस केस में ये होगा लास्ट प्रॉब्लम के रिलेटेड। अब इस केस में देखिए, इस केस में कैसा दिया है, इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड, यानी दूसरे केस में रेडियस हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं एज कंपेयर टू द इनिशियल वन। तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज इंटरचेंज होंगे। तो एल ए इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एल बी होना चाहिए। ओके सो देयरफॉर एल बी इट इज इक्वल्स टू एल ए अपॉन 4, और एल ए की वैल्यू पता है, पहले वायर का इलोंगेशन कितना है, इट इज अ 12 मिलीमीटर। सो दिस इज इक्वल्स टू 12 mm upon 4. So LB, that is the elongation of the wire second, it is equals to 3 millimeter. So this should be the answer.